जय हिंद। नमस्कार। आज के इस वीडियो में जो हम जानने वाले हैं, आपका जो सीरीज चल रहा था एनसीईआरटी, जो महेश कुमार बर्नवाल जी की जो पुस्तक है उसके फिजिक्स और केमिस्ट्री की जो बुक आती है उसका स्पेशल चैप्टर आपको कराए जा रहे थे सब्जेक्ट वाइज। उन्हीं सीरीज को आज आगे बढ़ाते हुए आपका जो फिजिक्स की क्लास है उसका आज फिर से एक नया चैप्टर लेकर के हम आए हैं, जिसमें आज आपके जो हम कराने वाले हैं उससे पहले आपको बता दें कि आपके कौन कौन से चैप्टर ऑलरेडी कंप्लीट कर दिए गए हैं। साथ ही साथ आपको एक बात और बताएंगे, वो ध्यान से सुनेंगे, आपके काम की ही चीज़ें होंगी। तो देखिए, हमने आपको यहाँ पर भौतिकी विज्ञान एक परिचय मापन आपको करा दिया है, दूसरा नंबर चैप्टर। तीसरा गति एवं बल आपका कंप्लीट करा दिया गया है। उसके बाद अब जो हम अगला होगा आपका कार्य ऊर्जा शक्ति, यह भी आपका कंप्लीट हो चुका है, यानी कि 4 चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है। और आज की जो हम क्लास करेंगे वो रहेगा आपका गुरुत्वाकर्षण, यानी कि 5वां नंबर चैप्टर। ये भी वीडियो आपको हर एक चैप्टर का एक सेपरेट वीडियो दी जा रही है, जो लगभग 1 घंटे 70 मिनट की होती है। तो आप इसे चैप्टर वाइज इसलिए हमने बनाया है ताकि आपको पढ़ने में सुविधा हो और आसानी हो। अब जब भी इच्छा हो आप एक एक चैप्टर कम से कम जरूर पढ़ सकें, है ना। आपने से ही बहुत सारे लोगों का हमेशा कंटिन्यू मैसेज और कमेंट भी आ रहा था। इसी को देखते हुए अब से आपका इसके 2 सब्जेक्ट लेकर के हम चलेंगे। एक तो कि आपका फिजिक्स चल ही रहा है और इसी बुक में आपके केमिस्ट्री दिए गए, इसलिए फिजिक्स के साथ अब आपको डेली एक बायोलॉजी के भी एक एक चैप्टर की क्लास हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। जिस प्रकार से अभी समझा करके करा रहे हैं उसी प्रकार से उसको भी हम समझा करके आपको कराने का प्रयास करेंगे। तो आप लोग हमारे साथ बने रहेंगे और वीडियो को पूरा देख करके जाएंगे, और जहाँ पर कोई भी दिक्कत होगा तो आप हमें ज़रूर कमेंट में करेंगे और अपना सवाल ज़रूर पूछेंगे। आज के जो कैलाश होगा वो हमारा गुरुत्वाकर्षण से होगा। गुरुत्वाकर्षण में हर एक चैप्टर की तरह इस चैप्टर में भी हम क्या करेंगे, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को करेंगे जो आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। तो आइए चलते हैं, सीधे चलेंगे चैप्टर नंबर 5 पर। आइए देखते हैं हम आज का चैप्टर 5 गुरुत्वाकर्षण। आप आराम से समझते चलेंगे गुरुत्वाकर्षण के बारे में। पीछे के भी चैप्टर में कुछ न कुछ चर्चा की गई है। अगर आपने पीछे के चैप्टर को नहीं देखा है तो उसे भी जरूर देख लेंगे। आपके वीडियो एक प्लेलिस्ट में करके रखा गया है, आप वो प्लेलिस्ट ओपन करके देख लेंगे। आइए देखते हैं, बहुत बातें हो गई। अब आप सीधे आराम से यहाँ से समझना शुरू करेंगे, और जहाँ पर भी दिक्कत होगा मैं बार बार कह रहा हूँ आपको कि कमेंट आप हमें कर सकते हैं। साथ ही साथ आप चाहें तो हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे, वहाँ से आप हमें डायरेक्ट व्हाट्सएप कॉल मैसेज कर सकते हैं। आइए देखिए, हम बात करते हैं गुरुत्वाकर्षण की। तो कहा जाता है कि ब्रह्मांड में स्थित सभी द्रव्यमान युक्त पिंड एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। अपने द्रव्यमान के कारण इन पिंडों द्वारा अन्य पिंडों पर आरोपित यह आकर्षण ही गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है, तथा पिंडों की यही प्रवृत्ति गुरुत्वाकर्षण कहलाती है। और यह बल इतना क्षीण यानी कि वीक होता है कि अधिकांश मामलों में इसका मापन लगभग असंभव होता है। सबसे वीक बल जो बोला जाता है, वीक फोर्स, वो गुरुत्वाकर्षण को ही कहा जाता है। ब्रह्मांड के अन्य पिंडों के समान पृथ्वी भी अन्य सभी पिंडों पर गुरुत्वाकर्षण बल आरोपित करता है, जिसे ही हम क्या कहते हैं, गुरुत्व के नाम से जानते हैं। गुरुत्वाकर्षण एवं गुरुत्व के उदाहरण। कहता है कि सूर्य एवं अन्य ग्रहों के गुरुत्वाकर्षण के कारण ही सभी ग्रह लगभग वृत्ताकार एवं निश्चित कक्षाओं में सूर्य की परिक्रमा करते हैं। सूर्य की परिक्रमा जो सभी ग्रह करते हैं गुरुत्वाकर्षण के कारण ही करते हैं। पृथ्वी के गुरुत्व के प्रभाव से ही वर्षा की बूंदें नीचे गिरती है। ऊपर की ओर फेंकी गई वस्तुएं पुनः पृथ्वी पर वापस आती है। वस्तुएं अथवा व्यक्ति हवा में तैरने के स्थान पर भूमि पर स्थिर रह पाते हैं तथा नियंत्रित रूप से गति कर पाते हैं। ये सभी गुरुत्वाकर्षण के कारण है। पृथ्वी के गुरुत्व तथा चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण ही चंद्रमा एक निश्चित कक्षा में पृथ्वी की परिक्रमा करता है। सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की अंतरक्रिया के कारण पृथ्वी पर स्थित समुद्रों में क्या होती है, ज्वार भाटा यानी कि टाइड्स उत्पन्न होते हैं, आते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से इसको समझते चलेंगे। आगे देखिए, कहता है गुरुत्व केंद्र। ये आपका क्लास लगभग 45 से 1 मिनट 1 घंटे का होगा, तो उतना देर आप ध्यान से देखेंगे। 6 से 7 पेज ही है, आपको आखिरी में प्रश्न करा करके आपको छोड़ दिए जाएंगे।
तो गुरुत्व केंद्र कहता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, कि किसी वस्तु का वह केंद्र जहां वस्तु का संपूर्ण भार कार्य करता है और जहां से आने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा उसके तल से होकर गुजरती है, गुरुत्व केंद्र कहलाता है। क्या कहलाएगा? जब ऊर्ध्वाधर रेखा उसके तल से होकर गुजरेगा तो गुरुत्व केंद्र कहलाएगा। पीसा की झुकी मीनार गुरुत्व केंद्र का ही अनुप्रयोग है। पीसा की मीनार झुकी होने के बाद भी खड़ी है क्योंकि उसके गुरुत्व केंद्र से होकर जाने वाली रेखा तल के अंदर से होकर जाती है। आप हमें कमेंट में तब तक बता दीजिए कि पीसा की झुकी मीनार किस देश में स्थित है। आगे देखते हैं न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम। न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन क्या कहता है कि न्यूटन द्वारा प्रतिपादित सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम के अनुसार प्रत्येक कण अथवा पिंड अन्य सभी कण अथवा पिंडों पर एक बल लगाकर उन्हें अपनी ओर आकर्षित करता है। ये कौन कह रहा है? न्यूटन बाबा कह रहे हैं। आगे देखिए, कहता है कि किन्हीं दो पिंडों के मध्य प्रभावी आकर्षण बल यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल उन दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल का समानुपाती होता है तथा उन दोनों पिंडों के मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये आपका इस तरह से यहाँ पर समझाए गए हैं, है ना। आगे देखिए, ये फॉर्मूला याद रख लीजिएगा, F बराबर Gm1 m2 r स्क्वायर, जहाँ पर G आपका सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक उस आकर्षण बल के बराबर होता है जो एकांक दूरी यानी कि 1 मीटर पर स्थिर दो एकांक द्रव्यमान यानी कि प्रत्येक 1 kg वाले पिंडों के मध्य कार्य करता है। यानी कि 1 मीटर की दूरी पर दो रहेंगे पिंड, 1 kg का उस पर काम करेगा और इसका द्रव्यमान कितना होता है, मान कितना होता है, तो 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, जो संपूर्ण ब्रह्मांड में सर्वत्र नियत यानी कि गुरुत्वाकर्षण नियतांक जो है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक हमेशा एक समान कांस्टेंट रहता है। आगे देखते हैं, कहता है गुरुत्वीय क्षेत्र यानी कि ग्रेविटेशनल फील्ड किसी पिंड के चारों ओर स्थित हुआ संपूर्ण क्षेत्र जिसमें उस पिंड के गुरुत्वाकर्षण बल का अनुभव किया जा सके, उस पिंड को हम गुरुत्वीय क्षेत्र कहते हैं। गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता क्या है? तो किसी पिंड के गुरुत्वीय क्षेत्र में किसी बिंदु पर स्थित एकांक द्रव्यमान वाले पिंड पर कार्यरत बल की मात्रा को उस पिंड के गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता कहा जाता है। क्या कहा जाएगा? कि किसी पिंड के गुरुत्वीय क्षेत्र में किसी बिंदु पर स्थित एकांक द्रव्यमान वाले पिंड पर जो लगने वाले कार्य करने वाले जो बल की मात्रा होगा, उस पिंड के गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता कहा जाता है। इसे I से दर्शाया जाता है और इसका मात्रक न्यूटन पर kg होता है। आगे चलते हैं, आगे कहता है कि माना m द्रव्यमान वाले किसी पिंड के गुरुत्वीय क्षेत्र में स्थित कैपिटल M और इधर स्मॉल m है, द्रव्यमान वाले पिंड पर F बल आरोपित हो रहा है, तो गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता हमेशा के लिए याद रखेंगे, गुरुत्वीय क्षेत्र में स्थित पिंड पर आरोपित बल बटा पिंड का द्रव्यमान I बराबर F/m न्यूटन पर kg, है ना। m द्रव्यमान वाले पिंड से r दूरी पर स्थित m द्रव्यमान वाले एक अन्य पिंड पर आरोपित गुरुत्वाकर्षण बल क्या है? I बराबर Fm, यानी कि जो ये याद रखेंगे F बराबर Gmm/r स्क्वायर से ये निकल के आएगा। गुरुत्वीय त्वरण यानी कि ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन पृथ्वी की ओर स्वतंत्र रूप से गिरती हुई सभी वस्तुओं में पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के कारण एक त्वरण उत्पन्न होता है। त्वरण किसके कारण? तो पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के कारण, जिसे ही गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। अर्थात पृथ्वी पर स्वतंत्र रूप से गिरती हुई किसी वस्तु के वेग में होने वाली वृद्धि, वस्तु के वेग में होने वाली वृद्धि गुरुत्वीय त्वरण कहलाता है, जिसे g से प्रदर्शित किया जाता है। कहता है गुरुत्वीय त्वरण वस्तु के रूप, आकार तथा द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। g का मान भिन्न भिन्न ग्रह, उपग्रह व मकाशीय पिंडों के लिए भिन्न भिन्न है। ये सब याद रखिएगा कि गुरुत्वीय त्वरण वस्तु के रूप, आकार तथा द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। g का मान भिन्न भिन्न ग्रहों, उपग्रहों एवं मकाशीय पिंडों के लिए भिन्न भिन्न है। पृथ्वी की सतह से ऊपर अथवा नीचे की ओर जाने पर g का मान हमेशा घटेगा। तो ये पॉइंट है आपका, वन लाइनर प्रश्न है, डायरेक्ट आपको पूछे जाते हैं, है ना। पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर g का मान क्या होगा? घटता है। कहता है गुरुत्वीय त्वरण और गुरुत्वाकर्षण नियतांक में संबंध।
कहता है माना पृथ्वी का द्रव्यमान me तथा त्रिज्या re है तथा पृथ्वी का संपूर्ण द्रव्यमान पृथ्वी के केंद्र C पर संकेंद्रित है। माना m द्रव्यमान का एक पिंड पृथ्वी की सतह पर स्थित है। न्यूटन के सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम के अनुसार पिंड तथा उस पिंड के मध्याकर्षण बल F का मान क्या होगा? तो F बराबर Gm/r²E। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही गुरुत्वीय त्वरण उत्पन्न होता है और न्यूटन के द्वितीय गति नियम अनुसार ये देखिए क्या होता है। तो कहता है बल बराबर द्रव्यमान गुणित त्वरण। तो F बराबर mg, जहाँ g क्या है? गुरुत्वीय त्वरण है, यानी कि F बराबर mg, यानी कि mg बराबर Gm/E जो ये प्रोसेस अपनाएंगे तो आपको सारी प्रोसेस कहाँ पर आ जाके रुकेगा? ये आकर के आपको मिल जाएगा। कहता है प्रत्येक पिंड अथवा ग्रह का द्रव्यमान एवं त्रिज्या भिन्न भिन्न है, इसलिए इनके गुरुत्वीय त्वरण का मान भी भिन्न भिन्न होगा। ये पॉइंट याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। हाँ, आगे देखिए, कहता है गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण g का मान किसी वस्तु के भार पर निर्भर नहीं करता। ध्यान रखेंगे, गुरुत्वीय त्वरण का मान किसी वस्तु के भार पर निर्भर नहीं करता। अर्थात यदि एक समान ऊंचाई से अलग अलग भार वाले पिंडों को गिराया जाए तो वे पृथ्वी की सतह पर आदर्श परिस्थितियों में यानी कि वायुमंडल का घर्षण शून्य या नगण्य यानी कि निर्वात में रहे तो एक साथ पहुंचेगा। निर्वात में रहने पर जी का मान पृथ्वी की सतह पर अधिकतम अक्सर पूछा जाता है प्रश्न, तथा चंद्रमा पर जी का मान पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का 1/6 गुना होता है। क्या कह रहा है कि जो गुरुत्वीय त्वरण है जी का मान पृथ्वी की सतह पर अधिकतम, जबकि चंद्रमा पर जी का मान जो है पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का 1/6 होता है। अब यहाँ देखिए कैपिटल जी और स्मॉल जी में अंतर क्या है। स्मॉल जी यानी कि गुरुत्वीय त्वरण को प्रदर्शित करेगा और कैपिटल जी जो कि आपका गुरुत्वाकर्षण नियतांक को प्रदर्शित करेगा। कहता है गुरुत्वीय त्वरण का मान भिन्न भिन्न स्थान पर भिन्न भिन्न होता है, जबकि गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान पूरे ब्रह्मांड में सर्वत्र एक समान रहता है। गुरुत्वीय त्वरण का मान जो है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, जबकि गुरुत्वाकर्षण नियतांक का जो है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है। गुरुत्वीय त्वरण जो है एक प्रकार का सदिश राशि है, जबकि गुरुत्वाकर्षण नियतांक एक प्रकार का अदिश राशि है। गुरुत्वीय त्वरण का मात्रक जो होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, जबकि गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है। तो दोनों याद रखेंगे। आगे देखते हैं चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण एवं वस्तुओं का भार। कहता है कि चंद्रमा की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण 1.625 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, जो पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का मान 1/6 भाग यानी कि 16.6% होता है। क्या कह रहा है कि चंद्रमा की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण 1.625 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। चंद्रमा का गुरुत्वीय त्वरण याद रखेंगे 1.625 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का लगभग 16.6% यानी 1/6 है। वस्तुओं का भार गुरुत्वीय त्वरण के समानुपाती होता है, इसलिए चंद्रमा पर वस्तुओं का भार पृथ्वी पर उनके भार की तुलना में मात्र 16.6% यानी कि 1/6 होता है। अगला हमारा गुरुत्वीय विभव यानी कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। कहता है कि गुरुत्वीय क्षेत्र के किसी बिंदु पर गुरुत्वीय विभव कार्य की वह मात्रा है जो एकांक द्रव्यमान यानी कि 1 kg के किसी पिंड को अनंत से उस बिंदु तक लाने में करना पड़ता है। यह कार्य गुरुत्वीय क्षेत्र द्वारा किया जाता है, ये ध्यान रखेंगे। माना m द्रव्यमान के किसी पिंड को अनंत से गुरुत्वीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में W कार्य प्राप्त होता है, यानी कि m द्रव्यमान का कोई पिंड है, उसको लाने में W कार्य हम करेंगे, तब गुरुत्वीय क्षेत्र क्या होगा? V बराबर -W/m जूल पर केजी, यानी कि गुरुत्वीय विभव सदैव ऋणात्मक होता है। गुरुत्वीय विभव हमेशा ऋणात्मक निगेटिव होगा, क्योंकि यह कार्य करना नहीं पड़ता है, बल्कि गुरुत्वीय क्षेत्र के द्वारा किए जाने के कारण यह कार्य प्राप्त होता है। और गुरुत्वीय विभव एक कैसी राशि है? अदिश राशि है। चलिए आगे चलते हैं। अगला है हमारा द्रव्यमान। द्रव्यमान यानी कि किसी पिंड अथवा कण में उपस्थित पदार्थ की मात्रा, अमाउंट ऑफ मैटर ही हमें बताता है कि पदार्थ की मात्रा क्या है। द्रव्यमान पदार्थ का सर्वाधिक आधारभूत गुण है तथा एक आधारभूत भौतिक राशि है।
क्या है? आधारभूत गुण है और आधारभूत भौतिक राशि है। किसी पिंड का द्रव्यमान कभी भी शून्य नहीं हो सकता, ये ध्यान रखेंगे। किसी भी पिंड का मान कभी भी शून्य नहीं होता है। द्रव्यमान एक अदिश राशि है जिसका एसआई मात्रक केजी होता है। द्रव्यमान क्या है? अदिश राशि है और एसआई मात्रक केजी है, यानी कि किलोग्राम है। सामान्यतः किसी पिंड का द्रव्यमान कभी भी परिवर्तित नहीं होता है, ध्यान रखेंगे। परंतु नाभिकीय अभिक्रिया के दौरान जब किसी पदार्थ की अत्यंत सूक्ष्म मात्रा बृहत ऊर्जा में परिवर्तित होता है, तब उस पदार्थ के द्रव्यमान में कुछ कमी आ जाता है। यानी ध्यान देना है कि किसी भी पिंड का द्रव्यमान जो है कभी भी बदलता नहीं है, मगर नाभिकीय अभिक्रिया के दौरान इसमें थोड़ी सी परिवर्तन देखी जाती है। भार यानी कि वेट। पृथ्वी द्वारा किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर आकर्षित करने के लिए उस पर लगाया जाने वाला गुरुत्वाकर्षण बल वस्तु का भार कहलाता है। तो द्रव्यमान और भार समझ गए। द्रव्यमान वो हुआ जो उसकी अमाउंट ऑफ मैटर होगा, जबकि भार वो होता है जिस पर पृथ्वी द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल लगाया जाता है। कहता है भार एक सदिश राशि है। एसआई मात्रक इसका न्यूटन है और माना जाता है कि एम केजी द्रव्यमान की कोई वस्तु पृथ्वी से एक निश्चित ऊंचाई से मुक्त गिराई जाए तो क्या होगा? यहाँ पर देख सकते हैं क्या होगा कि पृथ्वी की ओर स्वतंत्र रूप से गिरती हुई वस्तु का भार बराबर वस्तु पर पृथ्वी द्वारा आरोपित आकर्षण बल काम करेगा, यानी कि W बराबर G_m_E_m/r²। m आपका पृथ्वी का द्रव्यमान, स्मॉल m वस्तु का द्रव्यमान, r पृथ्वी के केंद्र से पिंड की दूरी और G गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है। आगे कहता है कि किसी वस्तु का भार W उस वस्तु के द्रव्यमान m तथा पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण G के गुणनफल के बराबर होता है। यानी कि किसी भी वस्तु का भार जो है वस्तु के द्रव्यमान और गुरुत्वीय त्वरण के बराबर होता है। कहता है यद्यपि वस्तु का द्रव्यमान सदैव एक समान रहता है, ध्यान देंगे, वस्तु का द्रव्यमान सदैव एक समान रहता है, परंतु वस्तु के स्थान में परिवर्तन के साथ पृथ्वी के केंद्र से उसकी दूरी में परिवर्तन होता है। ध्यान देंगे, वस्तु के स्थान में परिवर्तन के साथ पृथ्वी के केंद्र से उसकी दूरी में परिवर्तन होता है। परिणाम स्वरूप गुरुत्वीय त्वरण का मान भी परिवर्तित होता है। क्या होगा? गुरुत्वीय त्वरण का मान परिवर्तित होता है, वस्तु का द्रव्यमान हमेशा एक समान रहता है। इसलिए वस्तु का भार स्थान के सापेक्ष परिवर्तनशील होता है और पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान शून्य होगा, इसलिए वस्तु का भार भी शून्य हो जाएगा। पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान शून्य होता है। यदि कोई व्यक्ति पृथ्वी पर विषुवत रेखा पर खड़ा, तो पृथ्वी के केंद्र से उसकी दूरी ध्रुवों की अपेक्षा अधिक होगी, इसलिए उसका भार विषुवत रेखा पर कम और ध्रुव पर अधिक होगा। क्या कहा कि अगर कोई व्यक्ति पृथ्वी के विषुवत रेखा पर खड़ा है तो पृथ्वी के केंद्र से उसकी दूरी ध्रुव की अपेक्षा अधिक होगी। क्या होगा? पृथ्वी के केंद्र से उसकी दूरी ध्रुव की अपेक्षा अधिक होगी, इसलिए उसका भार विषुवत रेखा पर कम अथवा ध्रुव पर अधिक होगा, ध्यान रखेंगे। आगे देखिए, यहाँ पर द्रव्यमान और भार में अंतर दी गई है, ध्यान से देखेंगे। एक तरफ है द्रव्यमान, दूसरी तरफ है भार यानी कि वेट। द्रव्यमान क्या कहता है कि किसी वस्तु में निहित कुल द्रव्य की मात्रा वस्तु का द्रव्यमान कहलाती है, जबकि भार क्या है कि जिस गुरुत्वीय बल से पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है वह वस्तु का भार कहलाता है। द्रव्यमान क्या है कि किसी वस्तु का द्रव्यमान सभी स्थान पर एक समान रहता है, जबकि भार कहता है कि वस्तु का भार भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होता है। द्रव्यमान एक अदिश राशि है, जबकि भार एक सदिश राशि है। द्रव्यमान का मापन भौतिक तुला द्वारा किया जाता है, जबकि भार का मान कमानीदार तुला द्वारा किया जाता है। द्रव्यमान किसी स्थान पर G का मान शून्य होने पर भी द्रव्यमान अपरिवर्तित रहेगा, ध्यान देंगे। बोला ये गया कि किसी स्थान पर G का मान शून्य होने पर भी द्रव्यमान का मान अपरिवर्तित रहेगा, यानी कि द्रव्यमान कभी भी नहीं बदलता है। जबकि कहा गया कि किसी स्थान पर G का मान शून्य होगा तब वस्तु का मान भी भार यानी कि शून्य हो जाता है। आगे बढ़ते हैं।
आगे है पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण में परिवर्तन। कहता है गुरुत्वीय त्वरण यानी कि जी का मान पृथ्वी के भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होता है और यह पृथ्वी के केंद्र से उस स्थान की दूरी पर यानी कि त्रिज्या पर निर्भर करेगा। पृथ्वी के केंद्र से उस स्थान की त्रिज्या पर निर्भर कौन करता है? गुरुत्वीय त्वरण करता है। पृथ्वी पर जी का मान भूमध्य रेखा पर सबसे कम तथा ध्रुवों पर सबसे अधिक होता है। इसके दो प्रमुख कारण हैं, एक पृथ्वी की आकृति और दूसरा पृथ्वी की घूर्णन गति। ये दोनों याद रखेंगे। कहता है कि पृथ्वी पूर्णतः गोल नहीं है। पृथ्वी पूर्णतः गोल नहीं है या ध्रुवों पर कुछ चपटी है। पृथ्वी का व्यास ध्रुवों पर कम और विषुवत रेखा पर अधिक होता है। क्या कहने का मतलब यहाँ था कि पृथ्वी का जो व्यास है ध्रुव पर कम और विषुवत रेखा पर अधिक होगा, लगभग 42 किलोमीटर। ठीक है। गुरुत्वीय त्वरण के अनुसार स्मॉल जी बराबर GME/RE जो स्क्वायर है वो, यानी कि अर्थात जी का मान पृथ्वी के द्रव्यमान तथा त्रिज्या पर निर्भर करता है। ध्यान देंगे, गुरुत्वीय त्वरण का मान द्रव्यमान और त्रिज्या पर निर्भर करेगा और गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी की त्रिज्या के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। चूंकि भूमध्य रेखा पर RE का मान सर्वाधिक है इसलिए जी का मान न्यूनतम होगा। एक दूसरे का उल्टा, भूमध्य रेखा पर त्रिज्या का मान अगर सर्वाधिक होगा तो गुरुत्वीय त्वरण का मान न्यून होगा। वही ध्रुव पर अगर त्रिज्या का मान कम होगा तो जी का मान अधिक होगा। एक दूसरे के उल्टा। पृथ्वी अपने अक्ष के परितः एक निश्चित कोणीय वेग से घूर्णन करती है। जब कोई वस्तु पृथ्वी की सतह पर रखी होती है तो वह वस्तु भी पृथ्वी के साथ साथ उसी कोणीय वेग यानी कि ओमेगा से r त्रिज्या के पथ पर घूमती है और वृत्ताकार पथ का केंद्र घूर्णन अक्ष पर स्थिर होता है। ध्यान रखेंगे, वृत्ताकार पक्ष में जो होता है वो घूर्णन पर स्थिर होता है। इसके लिए आवश्यक अभिकेंद्रीय बल पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल अथवा गुरुत्वीय त्वरण से प्राप्त होगा। ध्यान रखेंगे। कहता है परिणाम स्वरूप गुरुत्वीय त्वरण के मान में परिवर्तन होता है और परिवर्तित गुरुत्वीय त्वरण को आभासी गुरुत्वीय त्वरण कहा जाता है, जिसे जी से दर्शाया जाता है। परिवर्तित गुरुत्वीय त्वरण को आभासी गुरुत्वीय त्वरण कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। भूमध्य रेखा पर गुरुत्वीय त्वरण। कहता है भूमध्य रेखा जहां लैम्डा बराबर 0 डिग्री पर त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या अधिकतम r बराबर RE होती है, इसलिए गुरुत्वीय त्वरण जी या इस तरह से आपको निकलेगा। यानी कि सीधा सा एक पॉइंट याद रखिए कि भूमध्य रेखा पर गुरुत्वीय त्वरण न्यूनतम होता है। यही हमें याद रखना और कुछ नहीं। ऊपर वाले में क्या था? ऊपर वाले में कुछ नहीं दिया गया था, इसलिए। अब आते हैं ध्रुवों पर गुरुत्वीय त्वरण। तो ध्रुव पर देखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि न्यूनतम त्रिज्या होगा यानी कि ध्रुव पर गुरुत्वीय त्वरण अधिक होगा। विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा पर कम और ध्रुव पर अधिक होता है पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण। आगे देखते हैं। कहता है पृथ्वी तल से ऊपर तथा नीचे गुरुत्वीय त्वरण। कहता है कि पृथ्वी तल पर स्थित किसी वस्तु पर कार्यरत गुरुत्वीय त्वरण जी का मान GME/r² होता है। यदि कोई वस्तु पृथ्वी की तल से h ऊंचाई पर स्थित है तो पृथ्वी के केंद्र से उसकी दूरी RE+h होगी। इस प्रकार कह सकते हैं कि उस वस्तु का प्रभावी गुरुत्वीय त्वरण जी का मान GME/RE+h² है, यानी कि सामान्यतः गुरुत्वीय त्वरण जी के मान से कम होगा। उसी प्रकार कहा गया है कि यदि कोई वस्तु पृथ्वी तल से नीचे d गहराई पर स्थित है तो पृथ्वी के केंद्र से उसकी दूरी -d होगी और उस वस्तु पर प्रभावी गुरुत्वीय त्वरण कुछ इस प्रकार से रहेगा। क्लियर? आगे देखिए क्या कहता है कि इस प्रकार पृथ्वी के तल से d गहराई पर, आपको जो याद रखने की चीज है वो यहाँ पर है। पृथ्वी के तल से d गहराई पर स्थित वस्तु पर प्रभावी गुरुत्वीय त्वरण g का मान भी g से कम होगा। अतः यह स्पष्ट है कि गुरुत्वीय त्वरण का मान सर्वाधिक पृथ्वी तल पर ही होता है। गुरुत्वीय त्वरण का मान सर्वाधिक कहाँ होगा? पृथ्वी तल पर। और पृथ्वी तल से ऊपर अथवा नीचे जाने पर g के मान में कमी होगी। वास्तविक भार अथवा आभासी भार। कहते हैं पृथ्वी द्वारा किसी वस्तु पर आरोपित गुरुत्वाकर्षण बल उस वस्तु का भार कहलाता है। क्या कहलाएगा? पृथ्वी द्वारा किसी वस्तु पर आरोपित गुरुत्वाकर्षण बल उस वस्तु का भार कहलाता है। यदि वस्तु पृथ्वी तल पर स्थित है तथा उस पर गुरुत्वाकर्षण बल के अतिरिक्त अन्य कोई बल कार्य नहीं कर रहा है तो उसका भार वास्तविक भार कहलाता है। क्या कहा? कि यदि वस्तु पृथ्वी तल पर स्थित है
तथा उस पर गुरुत्वाकर्षण बल के अतिरिक्त अन्य कोई बल कार्य नहीं कर रहा है तो उसका भार वास्तविक भार कहलाएगा, यानी कि W बराबर mg, जहाँ पर g का मान 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। कहने का मतलब क्या है कि यदि किसी वस्तु की विशिष्ट स्थिति के कारण उस पर कार्यरत गुरुत्वीय त्वरण के मान में परिवर्तन होता है तो उस स्थिति में वस्तु का भार उसका आभासी भार कहलाएगा। क्या कहना चाह रहा है कि जब भी किसी भी वस्तु की विशिष्ट स्थिति के कारण उस पर लगने वाला गुरुत्वीय त्वरण के मान में परिवर्तन होगा तो हम कहेंगे कि उस स्थिति में वस्तु का भार जो है उसका एपरिएंट वेट यानी कि आभासी भार है। इस स्थिति में गुरुत्वीय बल की विपरीत दिशा में वस्तु पर एक लंबवत बल कार्य करता है और यह बल उस वस्तु को पृथ्वी से दूर रखने का प्रयास करता है, यानी कि विकर्षण करवाएगा, दूर करने का काम करेगा। ठीक है, वस्तु का आभासी भार बराबर वस्तु पर गुरुत्व बल की विपरीत दिशा में आरोपित बल। अब है लिफ्ट में आभासी भार, यहां से अक्सर प्रश्न पूछता है तो देखेंगे। कहते हैं यदि कोई व्यक्ति लिफ्ट में खड़ा है तथा लिफ्ट विराम अवस्था में यानी कि रेस्ट में है तो व्यक्ति का आभासी भार उसके वास्तविक भार के बराबर होगा, क्योंकि इस स्थिति में व्यक्ति पर पृथ्वी के गुरुत्व बल के विपरीत लगने वाले बल का मान गुरुत्व बल के समान ही होता है। क्यों होगा? विराम अवस्था में रहने पर वास्तविक भार और आभासी भार बराबर, क्योंकि पृथ्वी के गुरुत्व बल के विपरीत लगने वाले जो बल है एक दूसरे के विपरीत, वो बल का मान गुरुत्व बल के ही समान हो जाएगा, इसलिए। दूसरा कहते हैं यदि लिफ्ट ए त्वरण से ऊपर की ओर गति हो, अब ऊपर की ओर गतिमान हो तो वस्तु का भार भी क्या ऐसा महसूस होगा? बढ़ा हुआ महसूस होगा। आगे तीसरा क्या कहा कि यदि पृथ्वी लिफ्ट ए त्वरण से नीचे की ओर गतिमान हो तो वस्तु का भार भी घटा हुआ, यानी कि एक दूसरे के संपूरक चल रहा है। अभी आगे कहता है यदि लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर नीचे गति करे तो व्यक्ति के भार में कोई परिवर्तन नहीं होगा। या तो एक समान गति से ऊपर की ओर जाए या एक समान गति से नीचे की ओर आए तो उसके भार में, ध्यान रखिएगा भार में बात कर रहा, ना कि द्रव्यमान में, भार में कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि भार हमेशा बदलते रहता है जगह के अनुसार, जबकि द्रव्यमान हमेशा कांस्टेंट रहता है। कहता है यदि नीचे आते समय लिफ्ट की डोरी टूट जाए तो वस्तु पर गुरुत्व बल के विपरीत कार्यरत बल का मान शून्य हो जाएगा। क्या कह रहा है? यदि लिफ्ट की डोरी टूट जाए तो वस्तु पर क्या होगा? गुरुत्व बल विपरीत कार्यरत करेगा, यानी कि शून्य हो जाएगा, यानी कि परिणामतः वस्तु का भार भी शून्य प्रतीत होगा। आगे कहता है यदि नीचे उतरते समय लिफ्ट जी से अधिक त्वरण से गति करे तो लिफ्ट में बैठा व्यक्ति क्या होगा? छत के ऊपर जाकर टकरा जाएगा और कहेगा टन, माथा पे चोट लगेगा। आगे देखिए अगला है हमारा उपग्रह यानी कि सैटेलाइट। कहता है ग्रहों के चारों ओर परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड उपग्रह कहलाते हैं। जो पिंड पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करते हैं वे भू उपग्रह कहलाते हैं। ध्यान देंगे, जो पिंड पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करेगा वो अर्थ सैटेलाइट यानी कि भू उपग्रह, और जो खगोलीय पिंड ग्रहों के चारों ओर ग्रह चक्र करेगा वो उपग्रह। कहता है उपग्रह ठीक उसी प्रकार ग्रहों की परिक्रमा करते हैं जिस प्रकार ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। उपग्रह के प्रकार में क्या है? दो प्रकार के, एक प्राकृतिक और दूसरा कृत्रिम। कृत्रिम उपग्रह जो होता है यह भी दो प्रकार का, एक भूतुल्यकालिक और दूसरा ध्रुवीय उपग्रह। प्राकृतिक उपग्रह यानी कि नेचुरल सैटेलाइट में क्या है कि वे उपग्रह जो प्राकृतिक रूप से निर्मित हुए हैं, वे उपग्रह जो प्राकृतिक रूप से निर्मित हुए हैं तथा किसी ग्रह के परितः एक निश्चित कक्षा में परिक्रमा करते हैं, प्राकृतिक उपग्रह कहलाते हैं। वे उपग्रह जो प्राकृतिक रूप से निर्मित हुए हैं तथा किसी ग्रह के परितः एक निश्चित कक्षा में परिक्रमा करते हैं, प्राकृतिक उपग्रह कहलाते हैं। प्राकृतिक उपग्रहों को सामान्यतः चंद्रमा कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। यद्यपि चंद्रमा शब्द का उपयोग पृथ्वी के एकमात्र उपग्रह के लिए किया जाता है, जो कि आप जानते हैं। अब आइए देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है सौरमंडल के ग्रह और उनके उपग्रह के बारे में। तो ध्यान देंगे बुध और शुक्र का कोई भी उपग्रह नहीं। अक्सर पूछा जाता है कि वह कौन से दो ग्रह हैं जिनके कोई भी उपग्रह नहीं है, तो बुध और शुक्र जो है यानी कि बुधिया और शुक्रिया का कोई भी बाल बच्चा मतलब जानते कोई भी नहीं है। पृथ्वी का एक ही है चंद्रमा, मंगल का फोमोस और डिमोस, बृहस्पति का 79 जो कि यूरोपा और कैलिस्टो है,
उसके बाद शनि का, शनि वाला यहाँ पर सुधार लेंगे आपका, अभी वर्तमान में इसका लगभग 82 हो गया। ठीक है, सबसे ज़्यादा उपग्रह जो है शनि का ही है। मिमास, टेथिस ये सभी इसका। यूरोपा और कैलिस्टो किसका था? बृहस्पति का था। शनि का जो है मिमास, टेथिस, टाइटन ये सभी आपका शनि का है। अरुण का 27 एक टाइटेनिया और ओबेरॉन याद रखेंगे, और वरुण का ट्राइटन और प्रोटियस याद रखेंगे। इस दोनों का जो शनि का है 82 जो हमने बताया है, और बृहस्पति का जो भी है, ये दोनों एक बार आप गूगल करके चेक कर लिया करेंगे। ठीक है, शनि का तो अभी एक 82 है वो कन्फर्म है, बाकी बृहस्पति चेक कर लेंगे। और अगर आपको कुछ गलत दिखेगा तो आप हमें कमेंट में बता देंगे, हम उस कमेंट को पिन कर देंगे ताकि और भी कोई लोग उसे पढ़ लें। और जो नहीं कर पाएंगे वो कमेंट हमेशा अक्सर चेक किया करेंगे, कुछ भी गलत होता है वो नीचे सुधार करके आपको दिया रहता है। कृत्रिम उपग्रह यानी कि आर्टिफिशियल सैटेलाइट क्या कहता है? कैसे उपग्रह जो मानव निर्मित है तथा विभिन्न प्रकार की सूचनाएं एकत्र एवं संचार सुविधाओं के लिए पृथ्वी के ऊपर निश्चित कक्षाओं में स्थापित किए जाते हैं, कृत्रिम उपग्रह कहलाते हैं। और प्रक्षेपण उद्देश्य तथा परिक्रमण कक्षाओं के आधार पर कृत्रिम उपग्रह को भी 2 श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। पहला क्या है? भूतुल्यकालिक उपग्रह यानी कि जियो सिनोक्रोनस सैटेलाइट। कहने का मतलब ये है कि पृथ्वी के विषुवत के तल यानी कि इक्वेटोरियल प्लेन में किसी कक्षा में स्थापित उपग्रह को जिसका आवर्तकाल पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूर्णन करने के आवर्तकाल के बराबर हो, भूतुल्यकालिक उपग्रह कहलाता है। क्या कहना चाह रहा है कि पृथ्वी के विषुवत के तल में किसी कक्षा में स्थापित उपग्रह को जिसका आवर्तकाल पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूर्णन करने के आवर्तकाल के बराबर हो, भूतुल्यकालिक उपग्रह कहलाते हैं। इनका आवर्तकाल लगभग 24 घंटे होता है। ये पृथ्वी के किसी स्थान से देखने पर स्थिर प्रतीत होते हैं। कैसा प्रतीत होगा? स्थिर प्रतीत होते हैं। ये मेन ध्यान रखेंगे, 24 घंटे इसका आवर्तकाल लगभग कितना होता है? 24 घंटा। आगे देखिए, कहता है कि भूतुल्यकालिक एवं भूस्थिर कक्षाओं की ऊंचाई लगभग 35,786 किलोमीटर होता है। भूतुल्यकालिक और भूस्थिर कक्षा की ऊंचाई 35,786। भारत द्वारा प्रक्षेपित IRNSS इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम ने के 7 उपग्रहों में से 3 भूस्थिर तथा 4 भूतुल्यकालिक उपग्रह स्थित है। कौन कौन सा? 7 उपग्रह में से 3 भूस्थिर IRNSS 1C 1F 1G, जबकि भूतुल्यकालिक जो 4 है उसमें 1A 1B 1D 1E संपूर्ण है। कहते हैं भूतुल्यकालिक उपग्रह के उपयोग कौन कौन से उपयोग है? तो कहता है दूरदर्शन प्रसारण में, दूरदर्शन की जो प्रसारण होती है भूतुल्यकालिक यानी कि जियो सिनोक्रोनस से होता है। मौसम पूर्वानुमान प्रणाली में और नेविगेशन में। दूसरा होता है हमारा ध्रुवीय उपग्रह यानी कि पोलर सैटेलाइट। पोलर सैटेलाइट क्या है? तो कहता है ये उपग्रह ध्रुवों के परितः, ध्यान से समझेंगे, ध्रुवों की परितः उत्तर दक्षिण दिशा में पृथ्वी की परिक्रमा करता है। ध्रुवीय उपग्रह उत्तर दक्षिण में करेगा। ध्रुवीय उपग्रहों को पृथ्वी तल से 500 से 800 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित कक्षा में स्थापित किया जाता है, और इन उपग्रहों का आवर्तकाल लगभग 100 मीटर होता है। ध्रुवीय मिनट होता है। ध्रुवीय उपग्रह का आवर्तकाल 100 मिनट, जबकि जो हमारा कृत्रिम उपग्रह में जियो सिनोक्रोनस था वो कितना था? 24 घंटे था। यहाँ देखिए 24 घंटा भूतुल्यकालिक का, जबकि ध्रुवीय का कितना? सिर्फ 100 मिनट यानी कि लगभग 1 घंटा 40 मिनट। फिर ध्रुवीय उपग्रह के उपयोग क्या है कि इन उपग्रहों का उपयोग सुदूर संवेदन यानी कि रिमोट सेंसिंग, ध्यान रखेंगे, ध्रुवीय उपग्रह का प्रयोग हम रिमोट सेंसिंग में, मौसम विज्ञान में और पर्यावरणीय अध्ययन के लिए करते हैं। अगला हमारा उपग्रह में भारहीनता, वेटलेसनेस इन सैटेलाइट। कहता है किसी तल पर खड़े व्यक्ति को अपने भार का अनुभव उसके पैरों पर तल द्वारा लगाई गई प्रतिक्रिया के कारण होता है। उपग्रह में बैठे अंतरिक्ष यात्री पर लगाया गया प्रतिक्रिया बल शून्य होता है, इसलिए उपग्रह में बैठा अंतरिक्ष यात्री भारहीनता का अनुभव करता है। इसलिए उपग्रह में बैठा अंतरिक्ष यात्री भारहीनता का अनुभव करेगा। अगला हमारा पलायन वेग यानी कि एस्केप वेलोसिटी। पलायन वेग क्या होता है कि पलायन वेग वह न्यूनतम वेग है जिससे फेंका गया कोई पिंड पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के बाहर चला जाता है
और पुनः लौटकर पृथ्वी पर नहीं आता है, इसे ही हम कहते हैं पलायन वेग, जो कि VE से प्रदर्शित किया जाता है। आगे आते हैं, कहता है पृथ्वी तल से पलायन वेग का मान 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड है, याद रखेंगे, जबकि चंद्रमा पर पलायन वेग का मान 2.38 मीटर पर सेकंड है, जो कि पृथ्वी तल के पलायन वेग की अपेक्षा बहुत ही कम है, अत्यंत कम है। यही कारण है कि चंद्रमा पर गैसीय अणु ठहर नहीं पाते हैं, परिणाम स्वरूप चंद्रमा पर वायुमंडल का अभाव पाया जाता है, ध्यान रखेंगे। अगला है केपलर के ग्रह संबंधी गति के नियम, केपलर्स लॉ इन प्लैनेटरी मोशन। सबसे पहला है, कहता है कि जोहान्स केपलर ने सूर्य की परिक्रमा करने वाले ग्रहों की गति के संबंध में 3 नियम का प्रतिपादन किया। केपलर के 3 नियम हैं जो कि ग्रहों की गति नियंत्रित करते हैं, जानते हैं कौन कौन सा है। पहला है प्रथम नियम अथवा कक्षा का नियम। केपलर के 3 नियम में पहला नियम को हम कक्षा का नियम यानी कि लॉ ऑफ ऑर्बिट्स कहते हैं, है ना। कहता है प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्तीय इलिप्टिकल ऑर्बिट में इस प्रकार परिक्रमा करता है कि सूर्य इस दीर्घवृत्तीय कक्षा के एक नाभि फोकस पर केंद्रित है। ये केपलर साहब कह रहे हैं, अभी ध्यान से सुनिएगा, अभी इसमें परिवर्तन भी आगे चल करके होगा। केपलर का पहला नियम ये कहा कि या कक्षाओं का नियम, इसमें कहा गया कि सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्तीय कक्षा में कौन, तो ग्रह परिक्रमा करता है। क्लियर, इस प्रकार से देखिए दिखाया गया है यहाँ पर उपसौर अपसौर। उपसौर की प्रक्रिया जब सूर्य से नजदीक हो, अपसौर जब दूर हो तब। क्या आप हमें बता सकते हैं कि उपसौर और अपसौर की प्रक्रिया जो है किस किस तारीख को होता है ना। आगे इसमें चर्चा मिलेगा, तब तक आप हमें बता के रखेंगे, कमेंट में डाल दीजिए, तब तक देखें जरा आपको याद है या नहीं। आइए देखिए दूसरा नियम क्या कहा द्वितीय नियम अथवा क्षेत्रीय वेग नियम, लॉ ऑफ एरियल वेलोसिटी, यानी कि प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर इस प्रकार गति करता है कि ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली रेखा समय के समान, क्या कहा कि समय के समान अंतरालों में समान क्षेत्रफल में विस्थापित होता है। केपलर का द्वितीय नियम ही कोणीय संवेग संरक्षण के नियम पर आधारित है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। केपलर का दूसरा ग्रहीय नियम कोणीय संवेग संरक्षण के नियम पर आधारित है और सूर्य से दूर होने पर ग्रह का वेग कम और पास आने पर ग्रह का वेग अधिक होता है। यह कोणीय संवेग संरक्षण के नियम यानी कि द्वितीय नियम से प्राप्त होता है। आगे देखिए तीसरा जो है तृतीय नियम अथवा परिक्रमण काल का नियम। पहला हमारा कक्षा का नियम, दूसरा जो हमारा नियम था वो किस पर आधारित था, तो वो हमारा आधारित था कि कोणीय वेग के अंतराल पर यानी कि कोणीय संवेग के आधार पर, और तीसरा जो हमारा है वह है आपका परिक्रमण काल के नियम पर, यानी कि किसी ग्रह द्वारा सूर्य का एक चक्कर पूर्ण करने में लगे समय यानी कि आवर्तकाल T का वर्ग उसके दीर्घवृत्तीय कक्षा के अर्ध दीर्घ यानी कि अक्ष के तृतीय घात के समानुपाती होता है ना। तो ये आप ध्यान रखेंगे और इस प्रकार हमारा ये चैप्टर नंबर 5 समाप्त होता है। आइए कुछ प्रश्न दिए गए हैं, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। आप भी जल्दी जल्दी इसको सॉल्व करेंगे और देखेंगे आपको में कुछ कॉन्फिडेंस आया ही नहीं। पहला प्रश्न है कि गुरुत्वीय विभव का मान सदैव होता है, तो आपने पढ़ा था कि गुरुत्वीय विभव ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का मान हमेशा निगेटिव होता है। दूसरा हमारा है कि पिंड का भार, ये ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन है। अब जब आप ऑप्शन पढ़ेंगे पूरा तब आपको दिखेगा कि पिंड का भार ध्रुव पर सर्वाधिक होता है। तीसरा है हमारा कि निर्वात में अंतरिक्ष यात्री सीधे खड़ी नहीं हो पाते, क्यों, तो आपको पता है कि निर्वात में गुरुत्व बल नहीं होता है यानी कि गुरुत्व नहीं होता है, इस कारण से कोई भी अंतरिक्ष यात्री खड़ा नहीं हो पाते। चौथा है कि पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है। अभी जस्ट इससे पहले के पेज में हम पढ़े थे कि 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड पृथ्वी का पलायन वेग है, यानी कि इस स्पीड से 11.2 किलोमीटर एक सेकंड में अगर किसी भी वस्तु को आप बाहर फेंक देते हैं तब वो बॉल आपका नीचे नहीं आने वाला। पांचवा है कि भूतुल्यकालिक उपग्रह के परिक्रमण की अवधि कितना होता है, तो 24 घंटा, जबकि ध्रुवीय का कितना था, मात्र 100 मिनट था, है ना। आइए अगला है हमारा गुरुत्वाकर्षण नियम। कहता है गुरुत्वाकर्षण नियम के प्रतिपादक कौन है, तो न्यूटन है, आपको पता है। सातवां कहता है कि एक अंतरिक्ष यात्री को उसके अंतरिक्ष यान से पृथ्वी की परिक्रमा करते समय अनुभव होता है, किसका,
बढ़िया प्रश्न है कि एक अंतरिक्ष यात्री को उसके अंतरिक्ष यान में पृथ्वी की परिक्रमा करते समय उसको अनुभव भारहीनता की होती है। लोलक घड़ियां गर्मियों में क्यों मंद हो जाते हैं? तो पता है कि ग्रीष्म काल में लोलक की लंबाई बढ़ जाती है, जिससे इकाई दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है। अगला है 9 नंबर की प्रश्न कि पीसा की झुकी हुई मीनार क्यों नहीं गिरती? नहीं गिरने का कारण क्या है? हम लोग पहले पेज पे पढ़े थे कि इसके गुरुत्व केंद्र में जाने वाले ऊर्ध्वाधर रेखा मीनार तल के अंदर रहती है, और हमने वहां पर ही पूछा था कि पीसा की झुकी हुई मीनार कहाँ है। आप अभी भी कमेंट में बताएंगे। 10वां प्रश्न, पृथ्वी की परिक्रमा करता हुआ कोई उपग्रह इसलिए पृथ्वी पर नहीं गिरता क्योंकि पृथ्वी का आकर्षण उसकी गति के लिए त्वरण प्रदान करता है। क्या कह रहा है कि पृथ्वी की परिक्रमा करता हुआ कोई उपग्रह पृथ्वी पर से क्यों नहीं गिरता? क्योंकि पृथ्वी का आकर्षण जो है क्या करता है, उसको गति प्रदान करता है और गति के लिए त्वरण प्रदान करा देता है, इसलिए नहीं गिरता। अगला हमारा 11 नंबर कि चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं है, क्यों? क्योंकि इस पर गैस के अणुओं का पलायन वेग वर्ग माध्यमूल से कम होता है, इसलिए। 12 नंबर का प्रश्न है कि यदि कोई उपग्रह पृथ्वी तल के अति निकट किसी कक्षा में परिक्रमा कर रहा है तो उसका कोणीय वेग कक्षीय वेग निर्भर करता है किस पर? तो पृथ्वी की त्रिज्या पर। प्रश्न क्या कह रहा था कि यदि कोई उपग्रह पृथ्वी तल के अति निकट किसी कक्षा में परिक्रमा कर रहा हो, पृथ्वी तल के अति निकट कक्षा में, तो कक्षीय वेग उसकी त्रिज्या पर निर्भर कर जाएगा। 13 नंबर, ऊंचाई से स्वतंत्र रूप से गिरती हुई वस्तु का भार होता है 0। ऊंचाई से स्वतंत्र रूप से गिरती हुई वस्तु का भार क्या होगा? 0 होगा। जब भूस्थिर उपग्रह छोड़ा जाता है तब यह गति करता है भूमध्य रेखा पर पश्चिम से पूरब की ओर। जब भूस्थिर उपग्रह छोड़ा जाता है तब यह गति करेगा किधर? भूमध्य रेखा पर पश्चिम से पूरब की ओर। निम्न को सुमेलित कीजिए। सुमेलित करना है। देखिए क्या कहता है, वस्तु का भार अधिकतम है कहाँ पर? तो पृथ्वी की सतह पर। फिर कहा वस्तु का भार घटता है तो पृथ्वी की सतह से ऊंचा जाने पर ऊंचाई में वृद्धि पर। वस्तु का भार बढ़ेगा कहाँ पर? तो जब वस्तु चंद्रमा की ओर शून्य बिंदु पर गतिमान करता है, और वस्तु का भार 0 होगा पृथ्वी की शून्य बिंदु पर। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर सी है। एक बार देख लेंगे। क्या कहा? वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर अधिकतम होगा। वस्तु का भार घटता है कहाँ पर? तो पृथ्वी की सतह से ऊंचाई में वृद्धि पर। वस्तु का भार कब बढ़ जाएगा? तो बढ़ेगा जब वस्तु चंद्रमा की ओर शून्य बिंदु पर गतिमान होता है, और वस्तु का भार 0 कब हो जाएगा? शून्य बिंदु पर। अगला है कि एक व्यक्ति कृत्रिम उपग्रह में भारहीनता का अनुभव करता है क्योंकि पृथ्वी के कारण लगा आकर्षण बल अभिकेंद्रीय बल के बराबर हो जाता है। आकर्षण बल क्या होगा? अभिकेंद्रीय बल के बराबर हो जाएगा। अगला है भारहीनता वेटलेसनेस होती है किसके कारण? तो गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति के कारण। और आखिरी प्रश्न है कि दो उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर समान वृत्तीय पथ में गति कर रहे हैं, तब उनके समान होने का प्रतिबंध क्या होगा? तो चाल होगा। यानी कि जब दो उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर समान वृत्तीय पथ में गति कर रहे हैं तब उनके समान होने का प्रतिबंध चाल होगा। तो ये था आपके महत्वपूर्ण प्रश्न के साथ चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट। और आगे जो है हमारा द्रव्यों के सामान्य गुण, जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, इसे हम कब पढ़ेंगे? अगले क्लास में, यानी कि अगले पार्ट में मिलेगा। तो अगले पार्ट का इंतजार करेंगे। आज के लिए, अभी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद रहेगा। आपने अगर हमारे साथ अभी तक नहीं जुड़ा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को ऑन कर लेंगे। साथ ही साथ वीडियो के कमेंट में आप अपना विचार जरूर व्यक्त करेंगे और अपने दोस्तों तक इसे जरूर शेयर करेंगे। तो अगला पार्ट आपको हम लेकर आएंगे जल्द, और साथ ही साथ आपके बायोलॉजी को भी हमने शुरू करने का प्रयास किया है, उसके भी अगले पार्ट आपको पहला चैप्टर जल्द ही मिलेगा। तो आप हमारे साथ बने रहेंगे और सारी क्लास पूरा देख करके जाया करेंगे। तो मिलते हैं अगले पार्ट में, अगले की इसी वीडियो के सीरीज में। अभी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।